हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस के मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बताऊंगा और आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? सेंसस 2011 वाज विच सेंसस? तो जनगणना 2011 की जो थी वो कौन सी जनगणना थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जनगणना 2011 जो थी वो 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा 1872 में पहली बार कब 1872 में पहली बार जनगणना का प्रयास लॉर्ड मेयो किस में किया गया था। लेकिन जो क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये आपने याद रखना है। और 1921 से लेकर 1911 से लेकर 21 का जो दशक था वो भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा, ग्रेट डिवाइड लाइन उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नेगेटिव रही थी, ऋणात्मक रही थी, जिस कारण 1911 से लेकर 21 तक का जो दशक था वो भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा, ग्रेट डिवाइड लाइन उसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जनगणना 2011 जो थी वो 15वीं जनगणना थी और 1872 में पहली बार जनगणना का प्रयास जो था वो लॉर्ड मेयो के इसमें किया गया था। लेकिन जो क्रमबद्ध जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि जन गण मन गीत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? द सॉन्ग जन गण मन वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बंगाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन जो है वो गीत मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया था। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया। इसके गायन का जो समय है वो 52 सेकंड है और संक्षिप्त अवधि जो है वो 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ गाई जाती है। जो संक्षिप्त अवधि है इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ जो है वो गाई जाती हैं। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान की जो वर्तमान संगीत में धुन को बजाने का जो श्रेय है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर आईएनए के ये सिपाही है उन्हें जाता है, किया जाता है। जो राष्ट्रीय गान की जो वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का जो श्रेय है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर जो थे वो आईएनए के सिपाही थे, उन्हें जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जनगण मन गीत मूलतः जो है वो बंगाली भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो संविधान का जो भाग 3 है वो उसका संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से उसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मौलिक अधिकार ये भाग 3 से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नन ऑफ दीज। कैग जो है, कैग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है।
तो फ्रेंड्स कैग के बारे में बात करते हैं। इसका जो अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग से ये संबंधित है, और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, जिस कारण इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति जो है वो कैग की नियुक्ति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो पदावधि, पद ग्रहण करने की जो तिथि होगी, यानी कि वो 6 वर्ष होगी। कितनी होगी? 6 वर्ष तक होगी। लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु ये प्राप्त कर लेता है तो वे अवकाश ग्रहण कर लेगा। कैग जो है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है, ये भी आपने याद रखना है। और कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोला गया कि किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2005 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था वो 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन? तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बीरप्पा मोइली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेवोत्तम मॉडल में सेवोत्तम का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ सेवोत्तम इन सेवोत्तम मॉडल इज। तो सेवोत्तम का जो अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सेवा उत्कृष्टता जो है, सर्विस एक्सीलेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मद्रास जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। SVWP किसका संक्षिप्त रूप है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कृषोन्नति योजना में कौन सी योजना शामिल है? कृष्णोन्नति योजना इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन और राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन जो है, ये तीनों जो है वो कृष्णोन्नति योजना में शामिल है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है? द साहित्य अकादमी पब्लिशेस बुक्स इन हाउ मेनी लैंग्वेज? तो ये साहित्य अकादमी जो है वो कितनी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है? क्वेश्चन नंबर 11 को जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 24 भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सुमन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और इसकी जो योग्यता है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये आपने याद रखना है। और इसकी महाभियोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है, और महाभियोग प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है कि कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है? हु कैन रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बिफोर इट्स एक्सपायरी? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रधानमंत्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। संसद का कौन सा सत्र जो है वो सबसे छोटा होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज शॉर्टेस्ट? तो संसद का सबसे छोटा सत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी जो है, शीतकालीन सत्र जो है, विंटर सेशन जो है
वो सबसे छोटा सत्र है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है जो बजट सत्र है, इस सत्र आपको पता होगा भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। और बजट सत्र जो है वो इस सत्र के दौरान आय बजट और रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये सत्र जो है वो फरवरी से मई तक चलता है। और मानसून सत्र की बात करें तो इस सत्र की जो कार्यावधि है वो जुलाई से अगस्त माह तक होती है। और शीतकालीन सत्र जो है वो सबसे कम समय की कार्यविधि है, जो नवंबर से दिसंबर तक की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसद का जो सबसे छोटा सत्र है वो शीतकालीन सत्र है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया कि संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया गया है। हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार बाय द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नील जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। संसद द्वारा अब तक 0 यानी कि 0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्याप्त मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है। द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राज्यपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यपाल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राज्यपाल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री जो है वो अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त पद धारण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा राज्यपाल की योग्यता का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया है। और पद को धारण करने के लिए शर्तों का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 158 में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 156 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। और राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिक्किम राज्य की राज्य की विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिक्किम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा वो लोग विधानसभा की जो सीटें हैं वो किस स्टेट में है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। अब बात करते हैं कि सिक्किम में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो सिक्किम में आपको पता होगा सिक्किम में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, वो 32 हैं। 32 सीटें सिक्किम में है। और मिज़ोरम में कितनी है, मिज़ोरम में 40 हैं। और गोवा की बात करते हैं, गोवा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, वो भी 40 ही हैं। और नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में जो आपकी विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 60 सीटें हैं। ये आपने नोट कर लेना है। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पदावधि कितनी है। द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कोई नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की जो पदावधि है वो कितनी होती है, वो 6 वर्ष होती है। ये आपने नोट कर लेना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है उनके पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। ये भी आपने याद कर लेना है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल से पूर्व कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की जो पदावधि है वो कितनी है, वो 6 वर्ष है। ये आपने नोट कर लेना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बनाने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।